So we'll start with home assignment number 15. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 आपने पूछा हुआ है, वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. In question number 3, it's given three solutions A, 12M, B, 6M, and 2M HCl are available. They are required to produce 4M HCl by mixing them in a volume ratio of X to Y to Z. Which of the following ratio would be correct? देखो लॉजिक. सर स्क्रीन नहीं आ रही. So क्वेश्चन नंबर 3 में देखो हमारे पास, आपको मैंने बताया था कि कोई भी सॉल्यूशंस मिक्स करते हैं तो उसमें क्या होता है, वॉल्यूम ऐड करते हैं और टोटल मोल्स ऐड कर लेते हैं. तो इस लॉजिक के हिसाब से अगर हम मोल्स देखेंगे तो 12 into x plus 6 into y plus 2 into z upon x plus y plus z, ये नई पोलैरिटी आएगी. इसके बाद जो गिवन ऑप्शंस है उनको पुट करके एक बार आंसर चेक कर लो बस. Because we have three variables x, y and z, so it is not possible to solve it completely. नीचे जो ऑप्शंस दिए उनको पुट करके चेक करो, जिससे भी आंसर आ जाएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. ठीक है. Then you ask question number 5. Calculate concentrated hydrochloric acid is 12m and is 36% hydrogen chloride by mass. What is the density? तो आपको percentage by weight को molarity में convert करना है. You can write since. क्वेश्चन नंबर 2 भी नहीं आ रहा. अभी एक मिनट बताता हूँ. So 100 ml solution में आपके पास 36 ग्राम of HCl हो गया. Sorry, percentage by mass है तो it is 100 gram of solution. So 100 gram of solution contains 36 gram of HCl. अब आपको अगर डेंसिटी D मान लिया जाए तो 100 by D ml solution contains same 36 gram of HCl. Therefore 1000 ml solution contains 36 by 100 into D into 1000 gram of HCl. और फाइनली इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लो तो आपकी मोलारिटी आ जाएगी. So molarity will be 36 by 36.5 into 1000 into D by 100, and this is given to you 12. From here you have to solve density D. Then you ask question number 2. In question number 2 is given methanol and methanol water mixture is 0.25. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल अपने को दिया हुआ है 0.25. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ऑटोमेटिकली 0.75 हो जाएगा. ओके. बस अब आपको परसेंटेज बाय वेट लिखना है. तो वी कैन राइट सिंस 0.75 मोल्स ऑफ वाटर कंटेन्स 0.25 मोल्स ऑफ एथेनॉल. अब आपको पता है परसेंटेज बाय वेट क्या, आपको सॉल्यूशन का मास चाहिए होता है. सो 0.75 into 18 plus 0.25 into molecular mass of ethanol is 46. So this much gram solution contains 0.25 into 46 gram of 0.25 into 46 gram of ethanol. तो यहाँ से अगर हम परसेंटेज बाय वेट रिपोर्ट करेंगे तो यहाँ से सिंस 100 ग्राम में निकाल लीजिए, बस इतना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा. तो दिस इज 0.25 into 46 divided by 0.75 into 18 plus 0.25 into 46 into 100 is your percentage by weight. इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर है. थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दो तो हो जाएगा 46 upon 3 into 18 plus 46 into 100. This much percent by weight आपका आंसर हो जाएगा. Is that clear? क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na3PO4 निकाल लो. So number of moles of Na3PO4 would be 20 into 0.4 by 1000. और फिर यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na+ निकालेंगे तो उसका 3 टाइम्स कर देना. तो 3 into 20 into 0.04 0.4 by 1000. This comes out to be 0.024. इसका आंसर सही कर लीजिएगा. इसका आंसर बी हो जाएगा. ओके. 6th के बाद आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना है मुझसे 9th.
Sir, 7th also. 7th में देखो, 7th क्वेश्चन given है, alloy of gold and silver contains 38.5% silver by mass and density is 14.6 gram per ml. What is the molar concentration of the silver alloy? तो आपको देखो परसेंटेज बाय वेट दिया, उससे मोलारिटी निकालनी है, तो वी कैन राइट सिंस 100 ग्राम सॉल्यूशन contains 38.5 ग्राम ऑफ सिल्वर, डेंसिटी दे रखी है 100 में डिवाइड करो डेंसिटी का, तो 14.6 इतने ml सॉल्यूशन कंटेन्स 38.5 ग्राम ऑफ सिल्वर। और मोलारिटी क्या होता है, 1000 ml सॉल्यूशन में कितने मोल्स होते हैं, सो 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 38.5 by 100 into 14.6 by into 1000, इतने ग्राम सिल्वर हो गया। और बाद में इसको मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए 108 से मल्टीप्लाई करेंगे, इतने ग्राम सिल्वर, सेम एज 38.5 by 100 into 14.6 into 1000 upon 108 मोल्स ऑफ सिल्वर। और 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स होते हैं वही मोलारिटी हो जाती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। So 38.5 into 146 by 108 है, उसको सिंपलीफाई कर लेंगे। सर 51.1 आ रहा है। ठीक है, सर 52.04 आ रहा था। हाँ तो उतना राउंड ऑफ चलेगा, उतना तो आंसर में राउंड ऑफ कर लेता हूँ। अगर नियरेस्ट आंसर तक पहुंच जाए तो इट्स ओके। तो ये आपका 52% के आस 52 मोल्स पर लीटर के आसपास आंसर आ जाएगा। Then your next question is 9. क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.01 m कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन that can be prepared by dissolving this much amount of copper nitrate trihydrate in the sufficient distilled water. The molar mass of the substance is given. तो देखो आपको मोल्स इक्वल कर देने, so assume that volume of solution is V liters. So number of moles of copper nitrate will be equal to 0.11 into V. और इसको एक और तरीके से निकाल सकते हैं, इसी वैल्यू को एक और तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, 33.29 मास दिया हुआ है और वो ट्राईहाइड्रेट दिया हुआ है, वहां पे बस ध्यान से ये देखना है। सो मोल्स ऑफ CuNO3 होल ट्वाइस डॉट 3H2O, तो इसके मोल्स अगर निकालेंगे तो आएगा 33.29 अपॉन मॉलिक्यूलर मास निकाला किसी ने? अच्छा गिवन ही है 241.6, ये आपके मोल्स हो गए। दोनों मोल्स को इक्वेट कर दो तो वॉल्यूम है। दोनों इंफॉर्मेशन को यूज करके 33.29 अपॉन 241.6 को 0.11 V के बराबर करो, यहाँ से सॉल्व करके V निकालो, इससे आंसर आना चाहिए आपको। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 1.25 लीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, then you ask question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, व्हाट इज द मास परसेंट ऑफ HBr in 11.4 m solution of HBr in water? तो आपको मोलरिटी दे रखी है आपकी बार 11.4 और आपको यहाँ से परसेंटेज बाय वेट रिपोर्ट करना है। तो क्या इट सेज 1000 ग्राम वाटर कंटेन्स 11.4 मोल्स ऑफ HBr। परसेंटेज बाय वेट के लिए सॉल्यूशन का मास चाहिए होता है, तो 1000 प्लस 11.4 into 80.91 ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 11.4 into 80.91 ग्राम HBr। यहाँ से परसेंटेज बाय वेट कितना हो जाएगा, 11.4 into 80.91 डिवाइडेड बाय 1000 plus 11.4 into 80.91 into 100। तो सिंपलीफाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा। कोई कैलकुलेशन चेक कर लो कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ जा रहा है तो बाकी लोग फिर सॉल्व कर लीजिएगा। उसका आंसर आ रहा है तो बाकी लोग उसको वेरीफाई कर लेना लास्ट में। Then it is question number 11. In question number 11, it's given 10.1 gram of KNO3 is dissolved in 500 gram of water. How many grams of barium nitrate should be added up to the solution to get the molality
of 0.3 for the nitrate ion. तो मोलरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। तो देखो पानी हमारे पास कितना है 500 ग्राम, तो उसमें आपको मोल्स ऑफ नाइट्रेट आयन निकाल लेना है। सो लेट अज्यूम दैट बेरियम नाइट्रेट जो हम ऐड कर रहे हैं इज x ग्राम। तो यहाँ से मोल्स ऑफ नाइट्रेट आयन अगर लिखेंगे तो आएगा 10.1 डिवाइडेड बाय KNO3 का मॉलिक्यूलर मास ऑफ KNO3 85। सो इसके मोल्स हो गए नाइट्रेट के प्लस x बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेरियम नाइट्रेट 261.4। ओके, दिस इनटू 2 क्योंकि बेरियम नाइट्रेट में 2 नाइट्रेट है, ये मोल्स ऑफ नाइट्रेट हो गए। बस इसके बाद मोलरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। ये वैल्यू अपने को 0.3 दे रखी है, यहाँ सॉल्व करके x निकालना। तो 11th के बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया 18 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिसॉल्व्ड इन 162 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज। तो बहुत सीधा क्वेश्चन था बेटा, फॉर्मूला ही लगाना है सीधे सीधे। परसेंटेज बाय मास इज इक्वल टू 18 ग्राम ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। आंसर हो गया। मास ऑफ सॉल्यूशन लिखना होता है, बस इतनी बात ध्यान देनी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 13 नहीं 14। नेक्स्ट इज Yes, sir. 14. 14 लिखा हाउ मेनी, इसको मैंने करेक्ट कराया था, क्वेश्चन में एक करेक्शन डाला था, अगर आपने सही कर लिया होगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज का आंसर नहीं मैच अच्छा, अरे Yes. How many grams of concentrated nitric acid solution 70% by weight should be used to prepare 250 ml of 2MHNO3 solution? ठीक है, आप करना तो हो जाएगा मेरे से, या अगर करना है तो मैं कर देता हूँ। दैट हो जाएगा। concentrated HNO3 is x gram, so we can write since 100 gram solution में 70 gram HNO3 है, तो x ग्राम सॉल्यूशन में कितना HNO3 होगा, ये सॉल्व करके निकालेंगे पहले। तो 70 by 100 into x, और दूसरे वाले सॉल्यूशन से भी अमाउंट ऑफ HNO3 निकालेंगे अगर हम लोग, वो सेम कर देंगे। तो दैट इज मोलरिटी 2m, वॉल्यूम 250 ml by 1000 into 63। दोनों वैल्यूज को सेम कर दो, तो 0.7x is equal to 63 by 2। यहाँ से x करना 63 by 2 into 0.7, this is 45 ग्राम। 45. सर हाँ बेटा, सर क्वेश्चन नंबर 9 में जो ट्राई हाइड्रेट दिया उसका कोई वो है सिग्निफिकेंस? बिल्कुल सिग्निफिकेंस है, मॉलिक्यूलर मास बताया ना उसका ट्राइहाइड्रेट की वजह से। सर वो तो हमें गिवन था। गिवन था तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अच्छा ओके सर। तो ध्यान देना था, अगर क्वेश्चन में उसको हटा देते तो तुम गलती कर सकते हो। अभी तुम 11th क्लास में उसके ऐसा सवाल नहीं दिया जाता कि तुमसे गलत करवा लें। तुम आईआईटी का फाइनल पेपर लिखोगे तो फिर वैसे ही पूछेंगे कि तुम गलत कर ही दो, तो इसलिए पहले से प्रिकॉशन सब देखते हुए चलना है। भले क्वेश्चन में हिंट है तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हमें एक्चुअल सवाल कभी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा आपको हिंट रहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, it's given 29.2% weight by weight HCl stock solution has density this, the molecular weight of HCl is given, volume of the stock solution required to prepare 200 ml of 0.4 m solution। तो देखो फिर से वही सेम लॉजिक है, आपको वॉल्यूम निकालना है तो अल्टीमेटली क्या करना है, दोनों के लिए अमाउंट ऑफ HCl सेम कर देना है, ठीक है। I'll take let V ml stock solution, अगर V ml stock solution लेंगे तो उसका मास कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 1.25 ग्राम, और परसेंटेज बाई 29.2% दे रखा है, तो 600 ग्राम सॉल्यूशन में 29.2 ग्राम HCl है, तो 1.25 VmL ग्राम सॉल्यूशन में ये हो जाएगा 29.2 by 100 into
1.25 ग्राम HCl, ठीक है, और इसको दूसरे वाले सॉल्यूशन के HCl के इक्वल कर दो। जो सैंपल है वो है 200 ml 0.4 mHCl। यहाँ से अगर अमाउंट ऑफ HCl निकालेंगे so it is molarity 0.4 वॉल्यूम 200 ml। ये मोल्स हो गए आपके, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन 1000, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन 1000, ये आपके मोल्स हो गए। और मोल्स में मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों टर्म्स को इक्वेट करो, ठीक है। सो इक्वेट द टू टर्म्स, सो इट इज 29.2 and it was divided by 100 into 1.25 divided by 100 into 1.25 is equal to 0.4 into 200 divided by 1000 into 36.5। यहाँ से सॉल्व करके v निकालना। सॉल्व करने से आपका वॉल्यूम आएगा 8 ml। उसके बाद आपने पूछा क्वेश्चन नंबर 18 तो स्टैंडर्ड सवाल है, मैंने आपको लिटरेचर नोट्स के टाइम पे भी बताया था। मोल फ्रैक्शन दिया हुआ, आपको मोलालिटी निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन अपने को गिवन है 0.2, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो अपने आप 0.8 हो जाएगा। नहीं, उल्टा लिखा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज गिवन 0.2 एंड सॉल्वेंट इज बेंजीन। So mole fraction of solute is 0.2 and mole fraction of benzene is 0.8। आपको इससे मोलालिटी रिपोर्ट करना है, ठीक है। सो मोलालिटी का मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute present in number of moles of solute present in 1 kg of solvent, ठीक है। So you can write since 0.8 moles of benzene contains 0.2 moles of solute, therefore 0.8 into 78 gram benzene contains 0.2 moles of solute। और मोलरिटी क्या होता है 1000 ग्राम में कितना होगा, so therefore 1000 gram benzene contains, this is 0.2 by 0.8 into 78 into 1000। यहाँ से आपकी मोलरिटी आ जाएगी 250 by 78। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। सर आंसर 3.2 आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। Yes sir, 3.2। Yes sir, ऑप्शन 3.2 डी आ दिया रहा है है। आपने। क्वेश्चन नंबर 20 पे अगर हम पहुंचे तो 20 में लिखा है व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ K+ इन द एक्वस सॉल्यूशन दैट कंटेन्स 17.4 ppm ऑफ K2SO4। सो आपको ppm में दे रखा है, तो ppm का मतलब हुआ है 10⁻6 ग्राम में 17.4 ग्राम ऑफ K2SO4 हो गया, ठीक है। आपको रिपोर्ट करना है मोलारिटी ऑफ K+, ना। तो जो 10⁻6 ग्राम है उसको हम लोग वाटर मान लेंगे, अगर वाटर एक्वस सॉल्यूशन है तो इसको हम लोग सीधे सीधे 10⁻6 ml लिख सकते हैं, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है। तो 10⁻6 ml में 17.4 अपॉन 174 मोल्स ऑफ K2SO4 हो गया। तो 1000 ml में निकालो, 1000 ml में आ जाएगा 17.4 by 174 into 1000 upon 10 to the power 6 moles of K2SO4। बट क्वेश्चन में पूछा मोलारिटी ऑफ K+, तो इससे K+ के मोल्स निकालेंगे तो डबल कर देना चाहिए, डबल कर। ना। सो दिस बिकम 17.4 by 174 into 1000 upon 10 to the power 6 into 2 moles of K+। यहाँ से मोलारिटी ऑफ K+ अगर लिखेंगे तो इसको सिंपलीफाई करो, कुछ फटाफट आंसर होगा। नहीं सर, आपने ऊपर वाले का लिख दिया सर ये 2 into 10 to the power -4 आएगा। सर Sorry. 2 into 10 to the power So it comes out to be 2 into 10 to the power -4 है, ठीक है। सर हम लोग डेफिनेशन वाइज सॉल्व करते हैं तो वो डायरेक्टली हो जाता है।
हाँ तो वही एक ही बात है, मैंने आपसे बोला जो आपको कन्वीनियंट लगे आप वो मेथड फॉलो कर सकते हो। उसके बाद इसमें और कोई बच रहा है 20 के बाद? सर एक बार बस वो m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2 वाला कॉन्सेप्ट वापस समझा दीजिए, वो समझ में नहीं आ बेटा रहा। m1 into v1 का मतलब क्या हुआ? मोल्स ऑफ सोल्यूट। और m2 into v2 मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो अगर आप किसी सॉल्यूशन में वाटर ऐड कर रहे हो तो उससे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट चेंज नहीं हो रहा है, तो इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को फाइनल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को इक्वल करते हैं। आप उसको ऐसे पढ़ो m1 v1 by 1000 equal to m2 v2 by 1000, 1000 कैंसिल हो गया, so it simply left over is m1 v1 equal to m2 v2। अंडरस्टूड। मोल्स ऑफ सोल्यूट सेम थी। ओके, इसके बाद 20 के बाद और कोई क्वेश्चन पूछना है? 24 25th also। ओके 24th का डी पार्ट पूछा है किसी ने। इट्स गिवन 19.6% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 सॉल्यूशन दिया हुआ है। इससे आपको उसकी मोलारिटी, मोलालिटी और परसेंटेज बाय वेट वाले टर्म रिपोर्ट करने हैं। तो देखो 19.6% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन है अगर हमारे पास, तो इसका मतलब वी कैन राइट सिंस 100 ml सॉल्यूशन में 19.6 ग्राम ऑफ H2SO4 हो गया, तो 1000 ml में कितना होगा ये निकाल लेना है, तो सीधे 196 ग्राम हो गया। और मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो 196 by 98 मोल्स ऑफ H2SO4, so this comes out to be 2 mole of H2SO4। ठीक है, अगर 2 मोल्स आ रहे हैं 1000 ml में तो मोलारिटी आपकी 2 होगी, तो P आंसर हो गया इसका। फिर 23 बता के दीजिएगा। बाद आपको उसमें और दूसरे टर्म में कन्वर्ट करना है, तो मोलालिटी निकालने के लिए डेंसिटी यूज कर लेगा। इसी सॉल्यूशन में अगर मोलालिटी निकालना है, मोलालिटी निकालने के लिए अगर सिंस 100 ml सॉल्यूशन दे रखा है, तो वॉल्यूम में अगर हम डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दें तो मास आ जाएगा। सो दिस मच ग्राम सॉल्यूशन कंटेन्स 19.6 ग्राम ऑफ H2SO4। अगर परसेंटेज बाय वेट लिखना है तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना आएगा, सो 19.6 by 120 into 100, इतने परसेंट बाय वेट आ जाएगा। और बाद में से मोलालिटी निकाल लेना अगर रिक्वायर्ड है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? Then you ask question number 25. क्वेश्चन नंबर 25 में देखो, अपने पास 4 सॉल्यूशंस है अलग अलग, उनसे कॉन्सेंट्रेशंस रिलेट करनी है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले 50 ml 3m HCl सॉल्यूशन, 150 ml 1m FeCl3 सॉल्यूशन दिया हुआ है। 50 ml of 3m HCl solution and 150 ml of 1m FeCl3 solution। तो 50 ml 3m HCl और 150 ml 1m FeCl3 है। आपको पहले क्लोराइड आयन चेक करना है और H+ चेक करना है, दो चीजें चेक करनी है। तो सबसे पहले आप मोल्स ऑफ H+ लिखो, तो मोल्स ऑफ H+ हुआ 50 into 3/1000। यहाँ से अगर मोलारिटी ऑफ H+ लिखेंगे तो आ जाएगा 50 into 3/1000, ये तो मोल्स हुए, और वॉल्यूम हो गया कितना टोटल 200 ml। कैसे? 150 हमने ये ऐड किया और 50 ml ये ऐड किया। मैंने बताया दो सॉल्यूशन ऐड करने से सॉल्यूट के मोल्स ऐड होते हैं और सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऐड हो जाता है। इसको सिंपलीफाई करके पहले मोलारिटी चेक कर लेना। आपको आ रहा है, किसी ने चेक करा आंसर? इनटू 1000 और करेंगे, मतलब मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन ml इनटू 1000। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपने पूछा हुआ इसी में क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर क्लोराइड आयन के मोल्स लिखेंगे, क्लोराइड आयन दोनों सॉल्यूट से आएगा। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन अगर निकालेंगे तो आएगा 50 into 3/1000 प्लस 150 into 1/1000 into 3 क्यों मल्टीप्लाई करा, समझ आ रहा है? FeCl3 के एक मोल में 3 क्लोराइड आयन, FeCl3 के एक मोल में 3 क्लोराइड आयन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? बस इससे क्लोराइड आयन की मोलारिटी निकाल लो, तो आएगा 50 into 3/1000 प्लस 150 into 3/1000 डिवाइडेड बाय 200 into 1000। इसको सॉल्व कर दीजिए।
ये आपका 3m आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले पार्ट में लिखा है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl विद मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl एज 0.1। आप देखो मोल फ्रैक्शन दिया है तो उससे आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन से मोलालिटी निकाल पाएंगे हम, तो सबसे पहले वही चेक करो। तो बी पार्ट लिए मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl अगर 0.1 है तो ऑटोमेटिकली मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 0.9। वी मे राइट सिंस 0.9 मोल्स ऑफ वाटर contains 0.1 mole of NaCl. Therefore 0.9 into the water molecular mass 18, this much gram water contains 0.1 by 0.9 into इसमें तो 0.1 मोल ऑफ NaCl है तो उसका मोलर मास 0.1 पर रखे रहो, तो 0.1 मोल ऑफ NaCl, तो अब हमें 1000 ग्राम वाटर में निकालना है मोलरिटी को। So 1000 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 0.1 by 0.9 into 18 into 1000। इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, लिखना है 6.1 आ रहा है 6.1 सर आ रहा है 6.1 समथिंग। तो 6.1 m आपका आंसर बन जाएगा। ओके, देन पार्ट सी में दिया हुआ 20% वेट बाय वेट प्रोपोनल सॉल्यूशन। तो 20% वेट बाय वेट से फिर से आपको चाहो इससे मोलारिटी निकल पाएगा दोबारा। मैंने आपको 3 कॉन्सेंट्रेशन रिलेट करना सिखाया था, वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन और मोलारिटी। इसके लिए कोई एडिशनल डेटा नहीं चाहिए होता है, बाकी कुछ भी सॉल्व करना पड़ेगा तो डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास चाहिए हो। तो 20% बाय वेट दे रखा है तो वी कैन राइट सिंस 100 ग्राम सॉल्यूशन contains 100 gram solution contains 20 gram of C3H7OH। Therefore, तो अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन दे रखा है, अभी इसमें से क्या करो, सोल्यूट का मास सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 100 minus 20, तो 100 minus 20 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट तो 100 minus 20 gram of solvent contains same 20 gram of C3H7OH। इसका मॉलिक्यूलर मास निकाला किसी ने? 50 है सर। 50 यार, ओके। सो वी कैन राइट 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितना आएगा, 20 by 80 into 1000 divided by 50 moles of C3H7OH। और 1000 ग्राम में जितने मोल्स होते हैं वही मोल है। ये 60 है हमारी, 60 ग्राम 60 है। हाँ, तो फिर मॉलिक्यूलर मास सही 60। रहेगा। ओके, सो चेंज इट टू 60। कुछ नहीं, उसमें मॉलिक्यूलर मास 60 हो जाएगा, C3H7OH। तो आपकी मोलालिटी कितनी आ रही सॉल्व होके बता रहा है? 4.17 4.17। परफेक्ट। एंड सिमिलरली लास्ट पार्ट दे रखा है आपको वेट बाय वॉल्यूम, तो उससे मोलारिटी निकल आएगा। We can write since 100 ml solution contains 10.95 gram of HCl, तो 1000 ml solution में कितना हो जाएगा? So this is 109.5 gram of HCl। और उसको मोल्स में कन्वर्ट कर दो तो मोलारिटी आ जाएगी। तो 109.5 by 36.5, इसको सिंप्लीफाई करिएगा, यहाँ से मोलारिटी आएगी। This comes out to be 3। yes यहाँ Yes, से sir। क्लोराइड आयन भी 3m आ जाएगा और H+ निकालोगे तो भी 3m आ जाएगा। ओके, सो होम असाइनमेंट नंबर 16 से स्टार्ट कर रहा हूँ। होम असाइनमेंट नंबर 16 में आपने क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट बोला हुआ है। तो देखो थर्ड पार्ट में उससे बोला हुआ है कि आपको दो सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है। तो 5.07 into 10 to the power 6 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। आपको बताया था जो पावर लिखी होती है उससे सिग्निफिकेंट फिगर चेक ही नहीं करते, चेक यहाँ से करते हैं। तो अगर इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड ऑफ करना है तो 5.07 में 7 राउंड ऑफ करना पड़ेगा। 7 5 से ऊपर का नंबर है तो वी राइट 5.1 into 10 to the power 6। ओके सर। सब फोर्थ का बी और सी का बी एंड सी। फोर्थ में लिखा हुआ है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विद इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स।
तो थर्ड बोला ना, फोर्थ का थर्ड नहीं सेकंड, सर फोर्थ का सेकंड और थर्ड। फोर्थ का सेकंड एंड थर्ड। फोर्थ के देखो सेकंड वाले में लिखा हुआ है 4.085 into 10 to the power 8 लिखा हुआ है और आपको उसको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। अभी इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसका मतलब हमें इस 5 को राउंड ऑफ करना है। अब मैंने बोला था जब एग्जैक्ट 5 होता है तो पीछे वाले नंबर को देखा जाता है, तो ऑड नंबर पे नेक्स्ट नंबर पे जाता है और इवन नंबर पे सेम नंबर पे रहता है। तो उसको 4.08 into 10 to the power 6 लिख देंगे। समझ आया? जो 5 लिखा हुआ है उसके पहले वाला नंबर देखेंगे, 5 के केस में इवन ऑड चेक करना पड़ता है, ये इवन नंबर है। यस अगर ये इवन नंबर है तो सेम नंबर पे राउंड ऑफ करेंगे, तो ये 4.08 into 10 to the power 8 लिख देंगे। सर एक और चीज पूछनी। हाँ बेटा, सर फर्स्ट फोर्थ के थर्ड पार्ट में अगर आप देखोगे ध्यान से, इट्स गिवन 5.2354। आपको इसको राउंड ऑफ करना है, इसका मतलब ये वैल्यू हटानी है दोनों नंबर। अब ये नंबर 5 से ऊपर का हो गया तो राउंड ऑफ करेंगे 5.24। 5 से आगे का नंबर होता है तो नेक्स्ट नंबर पे राउंड ऑफ करते हैं, 5 से पीछे का नंबर होता है तो सेम नंबर पे राउंड ऑफ करते हैं। एग्जैक्ट 5 होता है तो पीछे वाला नंबर अगर इवन होता है तो सेम नंबर पे राउंड ऑफ कर देते हैं, ऑड होता है तो नेक्स्ट नंबर पे राउंड ऑफ कर देते हैं। बिल्कुल सीधा रूल। थैंक यू सर। वेलकम। फिर कौन सा? सिक्स्थ। सर 8। हाँ, 6 में लिखा है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में मैंने आपको लॉजिक सिखा रखा है कि डेसिमल के मतलब नंबर के पहले जितने भी जीरोस लिखे होते हैं उनको सिग्निफिकेंट नहीं काउंट किया जाता है, केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो। इट्स गिवन 0.00, आगे कितने भी जीरो लिख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 आएंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स विल बी 3 बिकॉज जो नंबर के नॉन जीरो नंबर से पहले जितने भी जीरोस लिखे जाते हैं सब इनसिग्निफिकेंट होते हैं। देन यू आस्क क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा था करेक्टली रिपोर्टेड आंसर फॉर द एडिशन ऑफ दीज नंबर्स। तो लॉजिक क्या होता है कि अगर आप किसी भी नंबर को ऐड कर रहे हो तो ऐड करते टाइम आंसर डेसिमल के उतने ही प्लेस तक लिखा जाता है जितने प्लेस मिनिमम वैल्यू में किसी में गिवन होता है, तो उसको एक प्लेस ऑफ डेसिमल तक आंसर लिखना है। आप एक बार ऐड करो कितना आ रहा है फिर मैं बताऊं उसके बाद नंबर। So it's given 29.4406 plus 3.2 plus 2.25। पहले एडिशन बताओ कितना आ रहा है इसका? That's 34.8906. सर तो आपका एडिशन हो गया इतना है। अब एडिशन करने के बाद आप इसका आंसर जो लिखोगे वो कितने प्लेस तक डेसिमल तक लिख सकते हो? 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक। तो इसका जो राउंड ऑफ करके आंसर लिखेंगे वो हम लिखेंगे 34.9, बिकॉज आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा एक प्लेस ऑफ डेसिमल तक। ये बात समझ आई पहले आपको? क्योंकि आप देखो जो आप एडिशन कर रहे हो उसमें सबसे कम नंबर डेसिमल प्लेस कितना है? एक डेसिमल प्लेस है। तो अपना फाइनल आंसर केवल एक प्लेस ऑफ डेसिमल तक लिख सकते हो। इसमें एक प्लेस डेसिमल है, इसमें 4 प्लेस डेसिमल है, इसमें 2 प्लेस डेसिमल है। तो एडिशन करने के बाद जो हम नंबर लिखेंगे वो एक प्लेस ऑफ डेसिमल तक लिखेंगे। तो राउंड ऑफ करके आंसर लिखेंगे 34.9 और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 3। एडिशन में जितने एडिशन है सब्ट्रैक्शन में जितने प्लेस ऑफ डेसिमल तक मिनिमम एक्यूरेट डेटा दिया होता है, फाइनल आंसर उतने ही प्लेस ऑफ डेसिमल तक लिखा जाता है। ओके Sir, हाँ बेटा। sir, 10th question में आंसर C होगा ना? In which of the following number all zeros are significant? सर All zeros are significant in सर C होगा। Sir, C होगा। अब मैं सी होगा सर। 10th का आंसर सी होगा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। ओके सर 10th का आंसर सही कर लीजिए, 10th का आंसर सी हो जाएगा। आंसर फॉर 10th क्वेश्चन विल बी सी। 30 का तो सबसे पहले- 3.98 आ रहा था एग्जैक्ट। नहीं आंसर तो सेम आएगा। क्वेश्चन नहीं नंबर सर 30 का 9 था आएगा। 31 का 39 एग्जैक्ट 3.98 आ रहा था। 3.98 नहीं आएगा बेटा, 2.99 ही है। 2.98 या 2.99 सर हाँ अभी सॉल्व करके दिखा दे, आप चेक करो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 30 चेक करना है। 30 में देखो उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट इन अ सॉल्यूशन इज 0.1 at 298 Kelvin molarity of the solution is same as the molality, density of the solution is 298 Kelvin at 2 gram per centimeter cube, the ratio of molecular weight of solute and solvent is asked। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो पहले डेटा में आपको दे रखा है मोलारिटी और मोलारिटी सेम है, दिस इज फर्स्ट इंफॉर्मेशन। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट आपको दे रखा है 0.1, तो सॉल्वेंट अपने आप 0.9 हो गया। तो इसका मतलब अगर दोनों के मोल्स का रेशियो लिखेंगे तो दैट कम्स आउट टू बी 1/9। यहां तक समझ आया?
बिकॉज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज 0.1, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज 0.9। तो अगर हम फॉर्मूला लिखेंगे तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज 0.1, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज 0.9। अगर हम दोनों का रेशियो लिखेंगे तो ये 1/9 आ जाएगा। याद है? ओके। अब आपको मोलारिटी और मोलारिटी दोनों दे रखे हैं, तो मोलारिटी और मोलारिटी में अगर हमें रिलेशन निकालना है तो पहले वही डेफिनेशन लिखो। तो 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन्स कैपिटल M मोल्स ऑफ सोल्यूट। आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी 2 दे रखी है, तो 2000 ग्राम सॉल्यूशन में M मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गए। और अगर मोलारिटी की डेफिनेशन लिखोगे तो मोलारिटी क्या होता है? 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जितने मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गए। तो आपको ये दोनों स्टेटमेंट समझ आ रहे हैं? ये सॉल्यूशन मोलारिटी से लिखा है, ये मोलारिटी से लिखा है। दिस रिजल्ट इज फ्रॉम मोलारिटी, दिस रिजल्ट इज फ्रॉम मोलारिटी। अब देखो दोनों में जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है वो सेम है, क्योंकि मोलारिटी सेम दे रखा है। तो इसका मतलब जो 2000 ग्राम सॉल्यूशन है वही एक्चुअली में 1000 ग्राम सॉल्वेंट है। तो अगर 1000 ग्राम सॉल्वेंट है और 2000 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसका इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ कि 1000 ग्राम सोल्यूट हो गया। सो वी हैव 1000 ग्राम सोल्यूट, 1000 ग्राम सॉल्वेंट, दैट्स व्हाई 2000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब इसी को मोल्स में अप्लाई कर दो। 1000 सोल्यूट का मास है अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये रेशियो 1/9 दिया हुआ है। यहां से सिंपलीफाई करोगे तो आपका आंसर 9 आ जाएगा। So question number 31 में लिखा था mole fraction of urea in the aqueous solution containing 900 gram of water is 0.05. If the density of the solution is 1.2 gram per centimeter cube, the molarity of the urea solution is, तो देखो आपको mole fraction of urea दे रखा है 0.05, तो ऑटोमेटिकली mole fraction of water 0.5 समझ में आ रहा है आपको? यूरिया का mole fraction दे रखा है 0.05, तो mole fraction of water अपने आप कितना हो जाएगा? 1 minus 0.05 मतलब 0.95। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको देखो 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है। तो अब क्या करना है कि मोल फ्रैक्शन से आपको मोलारिटी तक जाना है। तो पहले इंफॉर्मेशन लिखी 0.095 मोल्स ऑफ वाटर कंटेन्स 0.05 मोल्स ऑफ यूरिया। अब देखो हमने क्या करा कि जो वाटर के मोल्स है उसमें वाटर के मोलर मास से मल्टीप्लाई करा और यूरिया के मोल्स में यूरिया के मोलर मास से मल्टीप्लाई करा। तो देखो इससे मास ऑफ सॉल्वेंट और मास ऑफ सोल्यूट दोनों पता चल गए। दोनों को ऐड कर देंगे तो मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। देखिए ध्यान से 0.95 into 18 से मास ऑफ सॉल्वेंट आया, 0.05 into 60 से मास ऑफ सोल्यूट आया, दोनों को ऐड कर दिया तो मास ऑफ सोल्यूशन बन गया। अब मास ऑफ सोल्यूशन में नीचे देखो डेंसिटी से डिवाइड कर दिया 1.2 से, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया। तो 1000 ml सोल्यूशन में कितना आएगा? दैट इज योर मोलारिटी। 0.95 into 18 plus 0.05 into 60 by 1.2 ml सोल्यूशन में 0.05 मोल्स ऑफ यूरिया है, तो 1000 ml पे कितना होगा? So it will be 0.05 into 1000 upon 0.95 into 18 plus 0.05 into 60 by 1.2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर 2.98 या 2.99 के आसपास आएगा। अब एक बार पूरी कैलकुलेशन सर चेक एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 35। एक एक करके कर रहा हूँ। चलो तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन डिस्कस करना है दैट इज एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 35। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 35। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 35 में देखो, तो इसके लिए पहले आपने 34 सॉल्व किया होगा, वो तो बताओगे थोड़ा सा। तो इसमें हमारे पास पहले मैंने दोनों इक्वेशंस बता दीजिए। हाँ, तो फिर पहले इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी। तो पहली इक्वेशन हमने बैलेंस करी तो इट कम्स आउट टू बी कॉपर प्लस 4HNO3 गिव्स कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2 प्लस वाटर। इसको पहले आप बैलेंसिंग देखो मेरे हिसाब से। तो कॉपर प्लस 4HNO3 and gives copper nitrate plus 2NO2 plus 2 water। ऐसे बैलेंस हो रही है? एक बार चेक करिए जरा। सर बैलेंस पहले आपको बैलेंसिंग चेक करना है। आप देखो कॉपर बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस कर दिया मैंने, हाइड्रोजन ही बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन चेक कर लो बस केवल। सर बैलेंस्ड है मगर ऊपर इक्वेशन अलग लिखी है। ऊपर अलग नहीं लिखी है, इसी चीज को आप ऐसे लिख लो ना। इसको दूसरे तरीके से लिखना है तो कॉपर प्लस 4HNO3, ठीक है। दूसरे साइड में कॉपर 2 प्लस लिखो और 2 NO3 माइनस कैंसिल कर दो। यहाँ से NO3 माइनस अलग से लिखो। ओके सर। कॉपर नाइट्रेट तो आयनाइज होकर कॉपर 2 प्लस और नाइट्रेट आयन ही देगा ना, यस तो सर। उससे फर्क ही नहीं पड़ता, मोल्स होते ही आएंगे। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके पास टोटल 1.5 ग्राम ब्रास है और इसकी रिएक्शन 3MHNO3 से करा रहे हैं हमको, और जो NO2 लिबरेट हो रही है वो 1.04 लीटर है। तो इसका आपको 1.04 लीटर दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस 180 एम में।
तो सबसे पहले आप PV इक्वल टू nRT लगा के इसके मोल्स निकाल लोगे। यहाँ से P इंटू V इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स N इंटू R की जगह 0.0821 इंटू टेम्परेचर 298 से आप मोल्स निकाल दो सबसे पहले। सर 0.042 आए थे। 0.042 मोल्स आ गए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जितने मोल NO2 है कॉपर के मोल्स के हाफ है, क्योंकि रिएक्शन वाले 2 से चल रही है। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर अगर लिखेंगे ये आ जाएगा 0.042/2 और यहाँ से आप अमाउंट ऑफ कॉपर निकाल लीजिए। अमाउंट ऑफ कॉपर आ जाएगा 0.042/2 इंटू 63.5 ग्राम्स। और क्वेश्चन पूछा है परसेंटेज ऑफ कॉपर, तो परसेंटेज ऑफ कॉपर कैसे निकालेंगे? टोटल मास कितना दिया है 1.5 ग्राम, उससे डिवाइड करके मल्टीप्लाई करो। कैलकुलेशन एक बार चेक करिएगा बस। सर 90 आ गया। यस 90%। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो कॉपर है आपके पास वो 1.35 ग्राम हो गया और जिंक जो है वो हो गया 0.15 ग्राम। 25.15 यस सर। दोनों के मास पता चल गया। अब उसने पूछा हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ 3M HNO3 वी रीयूज फॉर द कंप्लीट रिएक्शन विद ब्रास। तो आपने एक इक्वेशन तो बैलेंस कर ली, उसके 1 मोल कॉपर से 4 मोल HNO3 रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको मोल्स ऑफ HNO3 निकालना है, ठीक है। तो कॉपर के मोल्स तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 0.042/2 प्लस मोल्स ऑफ जिंक से निकालना है, तो उसकी इक्वेशन और एक बार बैलेंस करो पहले। So zinc plus HNO3 gives NH4NO3 ZnNO3 twice plus water। इसकी बैलेंसिंग करी किसी ने? Sir 4Zn plus 10HNO3 gives NH4NO3 plus 4ZnNO3 ये 3 हो जाएगा 3H2। ये इक्वेशन आ रही है आपके। तो इसके देखो 4 मोल जिंक से 10 मोल HNO3 रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 मोल से अगर 10 मोल जिंक रिएक्ट कर रहा है तो जिंक के मोल हो गए 0.15/65। तो HNO3 कितना रिएक्ट करेगा 10/4 इंटू 0.15/65। सर ये इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से आई है। हाँ, ओके सर। यहाँ से आपको मोल्स ऑफ HNO3 इस वाले पार्ट से भी पता चल गया, आप दोनों के मोल्स ऑफ HNO3 जोड़ दो। So moles of HNO3 will be equal to, तो पहले वाले रिएक्शन में देखो जितने मोल कॉपर है HNO3 उसका 4 टाइम्स रिएक्ट कर रहा है। So this is 0.042/2 into 4 plus 0.15/65 into 10/4। टोटल मोल्स आ गए। इसको सम करके निकालो और ये टोटल मोल्स किसके बराबर कर देंगे 3m इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स। तो 3m इंटू V/1000। यहाँ से सॉल्व करके V निकाल लो। किसी ने सॉल्व करा हो तो डायरेक्ट आंसर बता दीजिए, अगर सॉल्व करके देख लीजिए। सर हाँ बेटा, सर जो ये इक्वेशन दी है इसका क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व कर लोगे। 35 पूछा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। यस सर। तो अमोनियम नाइट्रेट के मोल बनेंगे 1/4 ऑफ जिंक मोल। फिर से वही चीज सॉल्व कर लो। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए सर वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH4NO3 अगर लिखेंगे ये वैल्यू आ जाएगी 0.15/65 into 1/4। इसको सॉल्व करके चेक कर लो। ये मोल आ जाएंगे, इसमें मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना। मोलर मास अमोनियम नाइट्रेट के साथ 85 होता है। क्वेश्चन 24। क्लियर हो गया ना पहले? चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 24 सर 11 हाँ अभी आ रहा है पीछे। 24 में लिखा है 2N2O5 is 4NO2 plus O2 T equal to 0 2 more N2O5 is present T equal to 2 T naught N2O5 starts decomposing at T equal to 4 T naught। अच्छा देखो इक्वेशन लिखनी पहले इसको।
मेन काम इस क्वेश्चन में इक्वेशन सही से देख के समझना है, बस और कुछ खास बात नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज टफ करी गई है, अदरवाइज क्वेश्चन तो बहुत सीधा है। देखो हमारे पास इक्वेशन है 2N2O5 gives 4NO2 plus O2, T इक्वल टू 0 पे इसके 2 मोल दे रखे हैं, T इक्वल टू 0 पे इसके 2 मोल दे रखे हैं, दोनों 0 है। T इक्वल टू 2T नॉट पे उसने बोला कि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, तो तब तक अभी भी ये 2 मोल और ये 0 0 ही है। T इक्वल टू 4T नॉट पे उसने बोला कुछ रिएक्शन हुई तो T 2 में से कुछ 2x कम कराया, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखो, इसके 2 मोल से इसके 4 मोल और इसका 1 मोल बनेगा, तो अगर इधर 2x रिएक्ट करा है तो इधर 4x बनेगा और इधर x बनेगा। इतना ओके? ठीक है, यहाँ तक क्लियर? बस अब क्या करना है, अब आप क्वेश्चन में पढ़ना शुरू करो। सबसे पहले बोला T इक्वल टू T नॉट, T इक्वल टू T नॉट मतलब 0 और 2T नॉट के बीच का टाइम। तो उसने बोला है वेट ऑफ N2O5 इज लेस देन 216 ग्राम, तो पहले मास निकालो। तो मास ऑफ N2O5 अगर निकालेंगे और 2 into 108 यानी 216 ग्राम। अब 216 ग्राम T इक्वल टू 0 पे भी था और T इक्वल टू 2T नॉट पे भी था, तो उसके बीच वाले टाइम में भी मास 216 ग्राम ही होगा एग्जैक्ट। तो इसका मतलब ऑप्शन ए गलत हो गया आपके लिए। ऑप्शन बी में लिखा है T इक्वल टू 3T नॉट वेट ऑफ NO2 इज लेस देन 92 ग्राम। तो 3T नॉट मतलब 2T नॉट और 4T नॉट के बीच की बात पूछी जा रही है, तो पहले 4T नॉट वाली बात सॉल्व करते हैं। तो उसने लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन जो बन रहा है 4T नॉट पे वो 16 ग्राम है, तो जो x की वैल्यू है वो 16/32 है यानी 0.5 मोल हो गया। तो T इक्वल टू 3T नॉट पे NO2 का मास लिखना है, तो मोल्स ऑफ NO2 एट T इक्वल टू 4T नॉट निकाल सकते हैं, 3T नॉट में तो पता ही नहीं कितने होंगे। तो मोल्स ऑफ Na2 एट T इक्वल टू 4T नॉट कैलकुलेट करो पहले कितने आ रहे हैं। तो 4T नॉट पे वैल्यू आ जाएगी 4 into 0.5 मतलब 2 मोल्स, और फिर इसका मास निकालेंगे अगर हम लोग तो 2 into मोलर मास कितना होता है 46 यानी कि 92 ग्राम। तो 92 ग्राम उसका मास होगा T इक्वल टू 4T नॉट पे। तो T इक्वल टू 3T नॉट 4T नॉट से पहले का टाइम है, तो मास 92 ग्राम से कम होगा। ये आंसर सही हो गया। अब उसने बोला T इक्वल टू 5T नॉट पे वेट ऑफ N2O5 इज मोर देन 108 ग्राम। तो T इक्वल टू 4T नॉट पे मोल्स ऑफ N2O5 निकालोगे अगर तो आ जाएगा 1 और इसका मास लिखेंगे तो 108 ग्राम। तो 4T नॉट पे मास है 108 ग्राम, रिएक्शन चल रही है, तो 5T नॉट उसके बाद का टाइम है तो और थोड़ा N2O5 कंज्यूम हो जाएगा, तो मास 108 ग्राम से कम आएगा। और T इक्वल टू 4T नॉट पे अगर टोटल मोल्स निकालने हैं तो टोटल मोल्स हो गए 1 मोल ऑफ N2O5 है, 2 मोल्स ऑफ NO2 है और 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। ये आपका N2O5 है, ये आपका NO2 है और ये O2 है। टोटल 3.5 हो गया, तो ये भी गलत हो गया। आपका आंसर A C D तीन करेक्ट है भाई आंसर। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 11 में देखो हमारे पास तीन सब्सटेंस है N2, NO2 और N2O4। इसका एवरेज मॉलिक्यूलर मास आपको दे रखा है 55.4। उसने बोला हुआ हीटिंग करने के बाद जितना भी N2O4 है वो डिसोशिएट होकर NO2 में कन्वर्ट हो गया। तो अगर हम मान लें कि इसके X मोल है, इसके Y मोल है, ये 1 - X - Y मोल हो गया। इतना समझ आया पहले आपको? अब अगर हम N2O4 को डिकम्पोज कराएंगे तो N2O4 के एक मोल से 2 NO2 बनेगा। तो अगर इसका 1 - X - Y है, ये 2 टाइम्स 1 - X - Y बन जाएगा। तो पहले एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला लगाओ, तो आएगा X into 28 plus Y into 46 plus 1 - X - Y into 92 अपॉन X plus Y plus 1 - X plus Y, तो ये 1 हो जाएगा। बाद में एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला लगाओगे तो इट इज X into 28 plus Y plus 2 times 1 - X - Y into 46 upon X plus Y plus 2 times 1 - X - Y। ठीक है, ये वैल्यू आपको दे रखी है 55.4 और ये वैल्यू दे रखी है 39.6। अब देखो ऑल्दो अभी मैं सिंपल तरीके से बोलूं तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, बट ऐसे सवालों में इतनी कैलकुलेशन नहीं करी जाती, नीचे वाले ऑप्शन पुट करके चेक कर लिया जाता है, जिससे पुट करने से आंसर आ जाएगा वही फाइनल आंसर हो जाएगा।
ठीक है।